तो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कोच वैभव आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब की समरी लेके आया हूँ जिसका नाम है मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। इसके ऑथर हैं विक्टर फ्रैंक। और ये जो किताब उनके लाइफ की जर्नी से है, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के समय में हुआ था, जिस समय नाजीज ज्यूज को पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहे होते हैं। तो वो भी उस ज्यू के पार्ट में थे, और उस समय जब उन्होंने देखा कि कैसे इंसान जब मरने के कगार पर भी है फिर भी वो लाइफ की कुछ मीनिंग खोज रहा है, उसके अंदर होप है जीने का। और इस किताब ने लाखों लाखों करोड़ों लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और एक मीनिंग और एक पर्पस दिया है। तो इस किताब के जो मुख्य लेसन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये स्टार्ट होती है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे क्राइसिस के मोमेंट आते हैं और हमारा उसका प्रति क्या रिस्पॉन्स होता है। तो बेसिकली 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं। हम शॉक में चले जाते हैं, एपैथी में चले जाते हैं, या डीपर्सनलाइजेशन में चले जाते हैं। आई नो कि ये वर्ड थोड़े डिफिकल्ट जा रहे होंगे, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ है, तो एक तरीके का शॉक है, एक तरीके का नमनेस आ गया आपके हाथ में। आप उसको ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते का मतलब क्या हुआ कि एपैथी है, आप आपके इंटरेस्ट नहीं है उतना आपको मूव करने में। और फिर आप जैसे-जैसे हील भी हो रहे हैं, तो आप थोड़े कन्फ्यूज़ हैं कि इस हाथ का उतना उपयोग करना है कि नहीं करना है। तो शॉक लगता है तो हमें नमनेस आता है, फिर एपैथी, उस चीज़ को करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, एंथुसियाज़्म चला जाता है। और फिर तीसरा है डिपर्सनलाइज़ेशन, जिसमें हम थोड़े कन्फ्यूज़ से रहते हैं। तो जब क्राइसिस का मोमेंट आता है तो ये तीनों चीज़ साथ में आते हैं। आप कभी भी ऐसा गौर करके देखिएगा, तो शॉक सा लगता है, एपैथी आता है और हम कन्फ्यूज़न स्टेट में रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या एक्शंस ले सकते हैं? क्या प्रैक्टिकल टूल्स हम लोग लगा सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको एक्नॉलेज करें कि ये एक फेज़ है, जो कि बीत जाएगा। उसके बाद हम एक ऐसे मोमेंट को अपने लाइफ के याद करें, जहाँ पे हमने बहुत अच्छी एक्टिविटी किया था, हम जब जीते थे, हमने अपने कोई गोल को अचीव किया था, जिससे हमारे अंदर कुछ ऐसे चिंगारी उठे और हम फिर से उस क्राइसिस के मोमेंट से एक अच्छे पीक मोमेंट पे जा सकें। और इन चीज़ों को एक एक्शन प्लान में बनाएँ, छोटे-छोटे माइक्रो एक्शन में डालें और स्टार्ट करें। आप लोग में से कितने लोग माइकल फेल्प को जानते हैं यहाँ पे? रेज़ योर हैंड। तरुण जानते हैं, पंकज जानते हैं। यस, मैं भी जानता हूँ। हाँ, तो जो बाकी लोग की हेल्प के लिए बताता हूँ, उनका लाइफ उन्होंने 28 मेडल्स जीते ओलंपिक में अभी तक, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल है। तो 2008 में वो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन थे। 2012 में भी उन्होंने अराउंड 5 ओलंपिक्स मेडल, गोल्ड मेडल जीते थे। पर उसके बाद उनके लाइफ में एक घटना घटा, जिसमें उनको हेवी आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ। तो वो इंसान जिसने लाइफ में एक जर्नी जिया, वो स्विमर बने, ओलंपिक्स में खेले, बेस्ट परफॉर्मर भी रहे। उनके पास मटेरियल चीज़ जो भी एक इंसान चाहता है अपने लाइफ में पाने के लिए, सारे चीज़ वो अचीव कर चुके थे। फिर भी उनके लाइफ में वो मीनिंग नहीं था, जिसके कारण उनका एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी हुआ। और फिर वो सब्सटेंस अब्यूज़ में चले गए, और कई उनके फॉल आए लाइफ के अंदर, और अभी के समय में वो एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट है। तो ये दर्शाता है कि बाहरी सक्सेस कोई ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है उस हिसाब से इंसान एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हो। आप लोग हैं मेरे साथ? ग्रेट। यस वैभव। फिर है अल्टीमेट पावर। तो इसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, फ्रैंक साहब ने, कि नजरिया, चैलेंज तो सबके साथ है, पर उस चैलेंज को देखने का नजरिया कैसा है। तो यही डिफरेंस है एक वॉरियर में, एक योद्धा में और एक बाकी इंसान में। तो मुझे यहाँ पे छावा मूवी का एक एग्जांपल बहुत अच्छे से याद आता है कि जब लास्ट के क्लाइमेक्स में संभाजी महाराज को औरंगजेब खड़ा करता है, उनके नाखून निकाल लेता है, उनकी जुबान काट देता है, आँख तक फोड़ देता है, फिर भी वो खड़े रहते हैं एक योद्धा की तरह और गिरते नहीं हैं उनके सामने। यहाँ तक कि उसका एक डायलॉग भी बहुत प्यारा है, जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, जिसमें वो कहता है, जब उनका लड़ाई हो रहा होता है, कि हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा सब पे भारी है। तो ये बहुत ही एप्ट मुझे एग्जांपल लगा कि एक
नजरिया कैसे इंसान का बदल जाता है। बहुत लोग इसको सकम कर जाते हैं, हार जाते हैं सिचुएशन से, और कुछ लोग, बहुत मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होते हैं जो खड़े होके एक विजेता की तरह, एक योद्धा की तरह इसको जीते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन हम लोग लगा सकते हैं? तो इसके हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे चॉइसेस क्या रहते हैं, दिन भर के हम चॉइसेस क्या लेते हैं, वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स होता है। और इसमें हम इंपावरिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर कोई हमारे क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसको हम कैसे एक फ्यूल की तरह यूज करके इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाएं। इवन हम अपने सारे जो भी विक्टिम कार्ड्स हम खेलते हैं हर दिन के अंदर, जो भी हमें ऐसा लगता है कि हम विक्टिम बने हुए हैं, उन सबको नोट करें और उनको रिफ्रेम करें। तो यहाँ पे उन्होंने एक नाम दिया है, विक्टिम टू विक्टर। विक्टर को योद्धा बताया गया है, तो विक्टिम टू विक्टर कैसे जा सकते हैं? तो अपने जितने भी विक्टिम सेंटेंसेस हम डे में बोलते हैं, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसको रिफ्रेम कर सकते हैं। फिर है, नेक्स्ट है आपका द फ्यूचर गोल। इसमें उन्होंने नीत्शे, जो बहुत बड़े थिंकर हुए, उनका कोटेशन दिया है कि जिसके लाइफ में वाई क्लियर होता है वो किसी भी तरह के हाउ से गुजर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब हमारा वाई बहुत स्ट्रांग होता है कि हमें पता है कि हमें यही करना है या यही हमारा लाइफ का मिशन है, फिर हमारे पास चाहे पैसा हो, रिसोर्सेज हो, नहीं हो, उसके बाद भी आदमी कर जाता है, कर गुजरता है। तो अगर एक ओलंपियन का भी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा का, तो उसको क्या पड़ा है, क्यों वो सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग जा रहा है, कसरत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, डेली बेसिस पे काम कर रहा है, पैसे के लिए? कितने लोगों को लगता है पैसे के लिए करते होंगे ऐसे लोग? नहीं। क्योंकि एक मीनिंग होता है कि उनको पता है कि वो जब एक ग्लोबल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे और जब उनके लिए मेडल लेके आएंगे, तो वो एक शान की बात है। और निरंतर प्रयास करते हैं वो, इसलिए नहीं कि उनको कुछ मिल जाएगा या कुछ ऐसा वो कुछ कर लेंगे, पर फिर भी वो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वाई बहुत स्ट्रांग होता है। तो हाउ, जो भी हाउ है, मतलब कैसे करेंगे, ये जो सवाल आता है ना, जिसमें लोग को डर लगता है, वो अपने पे सेल्फ डाउट करते हैं, फिर उनको लगता है कि उनके सोसाइटी उनको पूरे तरीके से कोशिश करती है गिराने का, फिर भी वो नहीं गिरते हैं, वो अपने अंदर की म्यूजिक को सुनते हैं और बाहर आते हैं और एक चैंपियन की तरह जीवन को जीते हैं। और चैंपियन की तरह जीवन को जीने का अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई पब्लिक फिगर होना है। आप डे टू डे लाइफ में भी ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो एक चैंपियन की तरह ही जीवन को जी रहे हैं। तो इसमें क्या एक्शन प्लान्स हम लोग लगा सकते हैं? हम लोग अपने वाई को हमेशा याद कर सकते हैं। जब भी हमारा हाउ लूज हो रहा हो, कमजोर पड़ रहा हो, तो हम अपने वाई को याद कर सकते हैं कि क्यों मैंने इसको स्टार्ट किया था, क्यों मैंने इसको करना चाहा था। तो वो आपको फिर से उस एक्शंस पे लाने पे हेल्प करेगा। फिर है द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। इंसान के अंदर एक खालीपन सा आ जाता है। ये खालीपन इसको इस तरीके से सताता है, चाहे वो संडे को छुट्टी भी हो तो वो पूरे दिन घर पे बिता देता है, बोर्डम होता है, और कांस्टेंट नैगिंग करते रहता है, उस फीलिंग में ही रहता है कि अब क्या करे नहीं करे। तो उसमें वो क्या करता है, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, माइंडलेस टीवी देखना, या कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो कर रहा है, अपने आप को बिजी दिखा रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर के खालीपन को भरना चाह रहा है, फिर भी वो भर नहीं पाता है। क्यों नहीं भर पाता है? क्योंकि उसको कोई ऐसा बताने वाला नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं कि किस समय हमें ज्यादा खालीपन लगता है। हो सकता है 7 से 9 बजे हमें खालीपन लगता हो, फिर हम उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटी ऐड करें जिससे वो खालीपन धीरे धीरे हमारा कम होता चला जाए। मे बी आप ड्राइंग कर सकते हैं, आर्ट में जा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं, लर्निंग में जा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, मे बी कुकिंग सीख सकते हैं। 15 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करके इस तरीके से आप एक्टिविटीज को बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत मेजर पॉइंट है, जिसका नाम है द थ्री पाथ। इसमें एक मेटाफर भी दिया गया है, जिसमें एक चेयर का एग्जांपल है जिसका 3 लेग है। पहला लेग है कनेक्शन, दूसरा है क्रिएटिविटी, और तीसरा है रेजिलियंस। तो वो चेयर, अगर आप अज्यूम करें कि एक चेयर है जिसका 3 लेग है, अगर एक लेग भी कमजोर पड़ रहा होगा तो क्या वो चेयर स्टेबल होगा? हाँ ना? नहीं होगा, टूट राइट? टूट पड़ेगा।
हाँ, वो डिसबैलेंस हो सकता है, गिर सकता है। तो इसमें हमें देखना है कि हमारे लाइफ का जो भी पर्पस है, क्या वो क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है? क्रिएटिविटी का मतलब है कि हम क्या देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं प्लैनेट अर्थ पे। फिर कनेक्शन, कनेक्शन का ये अर्थ है कि हमने क्या पा रखा है। जैसे हमें मदर नेचर से लव है, तो मदर नेचर के लिए हम क्या देना चाहते हैं? क्योंकि हमने बहुत कुछ ले रखा है मदर नेचर से, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या देना चाहते हैं? तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर रेज़िलियंस है, हम गिर रहे हैं, हार हार मान रहे हैं, फिर भी हम खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा-सा एक्टिविटी आप लोगों के लिए आप लिख भी सकते हैं कि आपका कौन-सा लेग है जो कमज़ोर है और उसको कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्रिएटिविटी, कनेक्शन या रेज़िलियंस। इसमें से जो वीकेस्ट है उस पे आपको काम करना है।